अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे 35 एडी के बारे में, इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव जिसको कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ये स्पेसिफाइड बिजनेस का, जिसको इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव कहा जाता है, उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर हाल में 100% आपका अलाउड होगा डिडक्शन के लिए। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जहाँ तक बात करते हैं, तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी वाला, यानी कि ये जो 5 केसेस होते हैं, स्पेसिफाइड 5 केसेस जो होते हैं, जिसमें हम लोगों ने ICWA करने वाले लड़के की कहानी सुनी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कोल्ड चेन फैसिलिटी का सेटअप करना ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह सबको सुरक्षित किया जा सके। कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, यहाँ पर लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया था, केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं था। उसके बाद दूसरा दिया गया था वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का सेटिंग अप करना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का सेटिंग अप और ऑपरेट करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोरेज करने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग करना है, हॉस्पिटल का बिल्ड और ऑपरेट करना, कम से कम 100 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हाउस के बारे में, हाउस के बारे में क्या देखा था? डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने का था, लगा था वो लड़का, तो भारत में कहीं पर भी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना, उस बिजनेस का न्यू प्लांट से शुरुआत करना या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट का एक्सटेंशन वगैरह सब करना। ठीक है, तो ये वाला एक ऐसा केस है जिसपे आपको क्या होगा, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस के केस में न्यू प्लांट का शुरुआत करना या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट का आपका क्या करना है, एक्सटेंड करना होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 35 एडी एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर आपका, अगर ये आप क्लेम करते हो तो आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब खरीदते हो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदते हो, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन या फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, मतलब डिडक्शन नहीं ले सकते हो। लेकिन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना, यहाँ जो स्पेसिफाइड इकोनॉमी वाला केस है, वो एक ऐसा केस है जहाँ पर आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ साथ डिडक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा स्पेसिफाइड केसेस, जो कि इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी हो गया, वहां पर 150% का डिडक्शन जो खर्चा किया जाता है। उसके बाद हम लोग 100% वाले केस में देखते हैं आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस का कौन कौन सा मामला होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपका इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी में आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है। ठीक है, कोल्ड, वेयर हाउस, हॉस्पिटल्स, हाउस और फर्टिलाइजर। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो स्पेसिफाइड केस वाला होता है, यानी कि 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, उसमें आपका आता है सबसे पहले लेइंग एंड ऑपरेटिंग करना। लेइंग एंड ऑपरेटिंग करना किस चीज़ को? तो आपका आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस कंट्री आपका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो स्टोरेज होगा उसके लिए नेचुरल गैस का, किस चीज़ का? नेचुरल गैस का। उसके बाद क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, इसका पाइपलाइन जो होता है वो क्रॉस कंट्री बिछाना और उसको ऑपरेट करना। ठीक है, पाइपलाइन जो होता है जिसमें से नेचुरल गैस तत्काल स्टोर होगा या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब होगा, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये आपका पाइपलाइन बिछाना। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अब मान लो कि आपका नेचुरल, यहाँ पर नेचुरल गैस होता है या फिर पेट्रोलियम ऑयल होता है। अगर मान लो कि कॉमन पाइपलाइन के थ्रू व्यवस्था की गई है, यहाँ पर कॉमन पाइपलाइन के थ्रू व्यवस्था की गई है कि आपका नेचुरल गैस और आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनों जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्टोरेज करे, तो इस जगह पर एक नियम बताया गया है कि कम से कम वो जो 1/3 होता है पाइपलाइन का, वो आपका इस्तेमाल होना चाहिए नेचुरल गैस के संदर्भ में। 1/3 आपको गैस को ले जाने के लिए होना चाहिए और 1/4 जो होता है वो आपका पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आपको बिछाना है। तो 1/3 और 1/4 का क्राइटेरिया है। तो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान स्टोरेज के लिए नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल का पाइपलाइन जो है वो बिछाना क्रॉस कंट्री में, और उसको ऑपरेट करने का बिजनेस कोई करता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। रेवेन्यू पे तो 100% का मिलता ही था, साथ में आपका कैपिटल पे भी 100% का आपको मिलेगा डिडक्शन। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं स्लरी पाइपलाइन के बारे में, स्लरी पाइपलाइन के बारे में, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आयरन ओर होता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में जो आयरन होता है, आयरन ओर, ठीक है, अलकतरा या फिर जो रोड वगैरह सब बनता है तो वहाँ पर आप देखते होगे। ठीक है, तो ये जो आयरन ओर होता है,
ठीक है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्लरी पाइपलाइन बिछाना पड़ता है, तो स्लरी पाइपलाइन को बिछाने का और ऑपरेट करने का कोई बिजनेस करता है तो ये दो बातें तो आपकी हो गई। उसके बाद देखते हैं कि बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग जो हम लोगों ने देखा था, कहाँ पर देखा था हम लोगों ने, हॉस्पिटल का बिल्डिंग, वो आपका इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी के केस में भी देखा था। ठीक है, हॉस्पिटल का जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह सब करता है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग करना कम से कम 100 बेड वाला हॉस्पिटल भारत में कहीं पर भी, या फिर आपका डेवलप करना और बिल्ड करना। ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है, ये दो बातें हम लोगों ने देखी थी इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी के केस में। तो अस्पताल और घर, ठीक है, अफोर्डेबल घर, अस्पताल और अफोर्डेबल घर इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी में डाला गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल। अब होटल को तो आप इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी बोल नहीं सकते हो, हाउसिंग में भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप केवल इसेंशियल में डाले हो। तो भारत में कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड 2 स्टार, ठीक है, डबल स्टार जो 2 स्टार जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, या फिर उसके अबव कैटेगरी का डबल स्टार या फिर उसके अबव कैटेगरी का होटल, अगर ये होटल बनाकर केवल ऑपरेट करने के लिए दूसरे को दिया जाता है तो भी ये आपका एग्जामिशन कंटिन्यू रहेगा। मान लो कि ए लिमिटेड ने होटल बनाया है लेकिन बी लिमिटेड को ऑपरेट करने के लिए दे दिया, तो ऐसा नहीं कि एग्जामिशन जो है वो आपका डिडक्शन जो होता है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। उसके जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग करना हाउसिंग प्रोजेक्ट का, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट का तो एक था हमारा कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये है आपका स्लम रीडेवलपमेंट या रिहैबिटेशन स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो झुग्गी झोपड़ी स्लम रीडेवलपमेंट या रिहैबिटेशन के तहत, ठीक है, इसके तहत तो ये आपका स्पेसिफाइड में डाला गया है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं और भी कुछ चीज़ें इसमें आती है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, किस चीज़ को, तो कस्टम में आपने पढ़ा होगा आईसीडी और सीएसएफ, इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्राइट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्राइट स्टेशन, ठीक है। अब ये जो इनलैंड कंटेनर डेपो होता है या कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है, तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है, ठीक है, तो उसका सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग करना कस्टम नोटिफाइड मैनर में, कस्टम एक्ट में जैसा बताया गया है उसी मैनर में अप्रूवल वगैरह सब लेकर आपको उसी मैनर में। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर शुगर के स्टोरेज के लिए है, शुगर स्टोरेज के लिए वहाँ पर क्या था, जो इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी था, इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी था, वो आपका किसके लिए था, तो वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए था। यहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी शुगर को स्टोर करने के लिए। उसके बाद सेमी कंडक्टर वेफर, ठीक है, बोर्ड के नोटिफाइड मैनर में और बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से सेमी कंडक्टर वेफर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना और ऑपरेट करना आपका सेमी कंडक्टर वेफर का, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सेमीकंडक्टर जो आपका आईटी से रिलेटेड हो गया तो उसका जो है बिजनेस वगैरह सब करता है वो। उसके बाद अदर की बात हम लोग करते हैं, अदर की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं तो अदर में आपका आ गया बी कीपिंग या फिर प्रोडक्शन हनी या फिर बी वैक्स का, हनी या फिर बी वैक्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके स्पेसिफाइड बिजनेस में। इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के केस में 100% का डिडक्शन मिलेगा। अब 35 AD के बारे में कुछ कॉमन बातें हम लोग जानते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन दोनों केस में आपका, दोनों केस कहने का मेरा मतलब आप समझ लो, इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी जो स्पेसिफाइड बिजनेस था और आपका नॉर्मल वाला था, ठीक है। अब ये जो स्पेशल का 5 केसेस था इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो दोनों केसेस में ये वाला केस मान लो इसको कैटेगरी ए डालते हैं और इसको हम लोग कैटेगरी बी डालते हैं, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, ध्यान रहे आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के केस में 100% का आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन कैपिटल के केस में यहाँ पर 150% और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 100% के बारे में अपनी कहानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों के केस में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि लैंड, गुडविल या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस पर किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, दोनों के केस में अलाउड नहीं होगा, ए कैटेगरी और बी बैक कैटेगरी दोनों के केस में। उसके बाद जहाँ तक कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी जो होगा वो हमेशा नया होगा, तभी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, एक्सेप्ट इंपोर्टेड हो सकता है, लेकिन जो भी टोटल प्लांट एंड मशीनरी होगा, ठीक है, उसका मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 20%, ठीक है। तो एक्सेप्ट इंपोर्टेड है तो मैक्सिमम 20% टोटल प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, ओल्ड हो सकता है, पुराना हो सकता है, अदरवाइज सबका सब नया होना चाहिए, ठीक है। अब नया होना चाहिए मतलब सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में मैक्सिमम 20%, अगर इंपोर्टेड है तो चलेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी राहत यहाँ पर दी गई है 35 AD के रिस्पेक्ट में। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं
कि केवल नए बिजनेस का या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक्सटेंशन या फिर नया यूनिट के रिस्पेक्ट में डिडक्शन ये वाला मिलता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिटिंग अप, अगर कोई अस्तित्व में पहले से है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो बिजनेस का अगर स्प्लिट अप हो गया है या रिकंस्ट्रक्शन होता है किसी भी नाम से क्यों ना हो, ठीक है, वो वाला केस नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिटिंग अप वगैरह से नया जो यूनिट है आपका या नया बिजनेस है या फिर नया बिजनेस का एक्सटेंशन है वो सब बना हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 6A के संदर्भ में। चैप्टर 6A के संदर्भ में क्या आता है, 80C से लेके 80U तक वाला डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 80IA, ठीक है, 80IA से लेकर 80 RRB तक का, 80 RRB तक का डिडक्शन और 10AA का डिडक्शन ये नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर 35AD में क्लेम करते हो तो ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 35AD क्लेम किया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक केस ऐसा देखा था हम लोगों ने, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने वाला, जिस पे मिल जाता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 35AD का लॉस जो होता है वो चाहे करंट ईयर से सेट ऑफ हो या फिर आपका कैरी फॉरवर्ड का वाला हो, वो हमेशा क्या होगा 35AD वाले यानी कि सेम इनकम के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जाएगा। तो ये जो लॉस होता है 35AD वाला, ये आपके अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन की तरह इनडेफिनिट पीरियड तक, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि अगर ये 35AD वाला जो एसेट्स होता है उसको बेचा जाता है या अदरवाइज ट्रांसफ़र किया जाता है तो पूरा का पूरा सेल प्राइस और इंश्योरेंस कंपनसेशन बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन में आपने देखा था ये बात कि 35AD वाला जो डिडक्शन अगर आप ले चुके हो तो ऐसी परिस्थिति में जो भी सेल प्राइस या इंश्योरेंस कंपनसेशन वगैरह मिलता है ट्रांसफर होने पर या फिर डिमोलिश, डिस्कार्ड या अदरवाइज किसी भी मैनर में, तो वो पूरा का पूरा बिजनेस इनकम कहलाएगा, यानी कि कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन मान लो कि अगर ये 35AD वाला जो एसेट्स है उसको स्लम्प सेल में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है, तो उसका कॉस्ट जो है वो नील माना जाएगा। जो स्लम्प सेल में आप नेटवर्थ निकालते हो तो नेटवर्थ निकालने के लिए इसका कॉस्ट नील माना जाएगा। ये बात स्लम्प सेल में भी कैपिटल गेन में हम लोगों ने जानी थी। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 47 के तहत किसी कारण से सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट है, इस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर अगर करोगे, अगर एग्जम्प्ट है तुम्हारा ट्रांसफर करना एग्जम्प्ट है सेक्शन 47 के हिसाब से, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो इस कैपिटल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा जो होता है नई कंपनी के हैंड में नील माना जाता है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो 35AD है, 35AD मतलब आपका एसएससी जो होता है वो जिस प्रीवियस ईयर में एक्वायर या फिर कंस्ट्रक्ट किया हो उसके बिगनिंग से, जिस प्रीवियस ईयर में एक्वायर या कंस्ट्रक्ट किए हो उसके बिगनिंग से आपको क्या करना है, 8 सालों तक केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यानी कि 35AD वाला जो धंधा है आपका उसी के लिए यूज़ करना है। एक्सेप्ट आपका डिमोलिश या डिस्ट्रॉय या डिस्कार्ड हो गया तो बात अलग है, या फिर अगर मान लो कि सेक्शन 28 में आपका जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको टैक्सेबल कर दिया डिमोलिश डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो वो बात अलग है। अदरवाइज 8 सालों तक आपको नॉन एलिजिबल काम के लिए यूज़ नहीं करना है स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा। अगर 8 सालों से पहले ट्रांसफ़र किया या फिर अदरवाइज जो आपने क्या बोलते हैं यूज़ किया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, 35AD में जो भी अब तक डिडक्शन ले चुके हो वो सारा का सारा जो है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। अब अगर मान लो कि 8 सालों से पहले ट्रांसफ़र कर दिया तो अब तक जो भी डिडक्शन लिया है, डिडक्शन जो अब तक लिया है, ठीक है, उसमें आपका जितना भी आपका डेप्रिसिएशन बनता था अब तक, ठीक है, डेप्रिसिएशन को एज इट इज़ जैसे कि मानो 35AD कभी लिया ही ना हो, जो भी आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, वो आपका सेक्शन 28 के तहत बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, जो फर्टिलाइज़र वाला जो हम लोगों ने इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी वाला जो देखा था केस, कैटेगरी ए का केस, तो वो फर्टिलाइज़र वाला जो स्पेसिफाइड बिजनेस था, ठीक है, वो इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी वाला, उसमें जो भी आपका एसेट्स होता है उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 35AD। ठीक है, ये वाला डिडक्शन के अलावा फर्टिलाइज़र वाली बात हम लोगों ने देखी ली थी। बाकी एसेट्स में अगर मान लो अदर पर्पस के लिए यूज़ किया तो बिजनेस इनकम कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 32 मैनर के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो ये आपको याद रखना, ऐसा नहीं है कि भाई जो डिडक्शन आप अब तक ले चुके हैं उसको एज इट इज़ टैक्सेबल कर दिया जाएगा। उसमें से जो अगर आपका डेप्रिसिएशन आप पर एहसान करना, ठीक है, कि इस पर एहसान कर दिया कि डेप्रिसिएशन आपको घटाने के बाद जो बनता था उस तरह से डिडक्शन मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 35AD जो होता है
उस सिचुएशन में आपको जो ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के डब्ल्यूडीवी में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि 35 एडी का डिडक्शन आप एक बार ले लेते हो तो वापस आपके ब्लॉक में अगर वो मिलता है तो उसका डिडक्शन ही नहीं लिया तो नील ऐड करोगे, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं करना है, नील ऐड करना है। ब्लॉक, अगर किसी ब्लॉक का ये एसेट्स है जो 35 एडी वाला आपका एसेट्स बनता है तो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी सिक हो गई, ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट के तहत कोई कंपनी सिक हो गई, तो उस सिचुएशन में उसको 35 एडी अप्लाई नहीं होता है। सिक वाली कंपनी को, बीमार लोगों को, बीमार कंपनी को 35 एडी अप्लाई नहीं होता है, ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। अब हम लोग अगले सेक्शन के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। यहाँ पर 35 एडी के रिस्पेक्ट में जो अमेंडमेंट आया हुआ था, ठीक है, वो अमेंडमेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने क्या बोलते हैं एक्वायर या फिर कंस्ट्रक्ट किया है, जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्वायर या कंस्ट्रक्ट किया है उसके 8 सालों तक, मतलब उसके बिगिनिंग से लेकर 8 सालों तक, मतलब 1 साल इधर इस प्रीवियस ईयर में जिसमें एक्वायर और कंस्ट्रक्ट किया है और 7 साल इधर, यहाँ पर क्या करना है कि केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि 35 एडी का जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसी के लिए इस्तेमाल करना है। एक्सेप्ट मान लो डिमोलिश, डिस्कार्ड, डिस्ट्रॉय हो गया और उसके जो भी पैसे आए वो आप सेक्शन 28 के तहत बिजनेस इनकम बोलकर चार्जेबल कर दिए। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपने मिस यूटिलाइज किया, मतलब अदरवाइज मतलब स्पेसिफाइड के अलावा कहीं पर यूज़ किया, तो आपका जो भी आपका 35 एडी अब तक आप डिडक्शन ले चुके हैं उसमें से डेप्रिसिएशन अब तक जो बनता है उस चीज़ को, उस कैपिटल एसेट्स को खर्च करने से लेकर वो डिडक्ट होने के बाद जो भी आपका आएगा वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इतनी सी बात बताई गई। अब हम लोग बात करते हैं 35E के बारे में। 35E के बारे में 35E क्या बोलता है? 35E बोलता है आपका PEP, ठीक है, पेप ऑफ मिनरल ऑयल के ऑपरेशन में जो इंगेज होता है। तो पी का मतलब आपका हो गया प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन किस चीज़ का? मिनरल ऑयल का, जैसे कि कोल हो गया आपका, लाइमस्टोन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल्स, ठीक है, सॉरी मिनरल ऑयल नहीं, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स का ये सब काम करते हो। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक और आप देखोगे सेक्शन 44BB। 44BB में आप किसकी बीवी देखोगे? यहाँ पर 35E और 44B, यहाँ पर नॉन रेसिडेंट के बारे में देखोगे। नॉन रेसिडेंट का जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेशन चार्ज किया जाता है, अगर नॉन रेसिडेंट सप्लाई करता है, ठीक है, या फिर सप्लाई करता है प्लांट एंड मशीनरी, किसको सप्लाई करता है? जो ये वाला ऑपरेशन करता है इंडिया में उसको क्या करता है? प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करता है, ठीक है, भाड़े पर सप्लाई करता है या फिर आपका सर्विस देता है या फिर उसको सर्विस देता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? 44BB में 10% जो भी भारत में वो रिसीव करेगा आमदनी, या फिर अगर मान लो कि भारत में काम करने के रिस्पेक्ट में विदेश में रिसीव करेगा, उसका 10% जो होता है प्रिजम्पटिव टैक्स मान लिया जाता है। 44BB में आप देखोगे। अब जहाँ तक बात करते हैं, वहाँ पर यूज़ किया गया है मिनरल ऑयल, वहाँ पर यूज़ किया गया है मिनरल ऑयल और यहाँ पर यूज़ किया है मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स जैसे कि कोल, लाइमस्टोन, आयरन और जिंक, गोल्ड वगैरह सब। तो ये 44BB की चर्चा मैंने थोड़ी सी कर दी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में, बाकी यहाँ पर उसका कोई रिलेवेंस नहीं बनता है। वो हम लोग नॉन रेसिडेंट का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग आगे चल के लास्ट में लगभग वो आपका आएगा। तो 35E की बात करते हैं। जैसे ही मैंने पेप बोला, पेप ऑफ मिनरल ऑयल, यानी कि आपका प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। अब जहाँ तक बात करते हैं कि दो प्रकार के खर्चे को छोड़कर जितने भी खर्चे होते हैं यहाँ पर उसका डिडक्शन मिलता है। अब ये आपका दो प्रकार के खर्चे कौन कौन से हो गए? जितने भी प्लांट एंड मशीनरी या फिर आपका बिल्डिंग हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, जो भी टेंजिबल एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल और फिर इंटेंजिबल एसेट्स है जिस पर आपका डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, उसके खर्चे के रिस्पेक्ट में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा कि साइट खरीदने के लिए जो एक्सपेंस आप करते हो, ठीक है, तो जो भी आपका मिनरल्स होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ साइट ऑफ सोर्स ऑफ मिनरल्स और डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, तो जहाँ पर आपका सोर्स होगा या फिर जहाँ पर आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सोर्स या फिर डिपॉजिट जहाँ पर करोगे, तो ये जो होता है आपका फाइनेंस एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट था, बोला गया था कि ये जो आप जो आर्टिफिशियल कुआं वगैरह बनाते हो, वेल बनाते हो आर्टिफिशियल, तो ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में डाला गया था, उसको प्लांट माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आप उस पर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की तरह चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जहाँ पर डिपॉजिट करते हो वो आप साइट को खरीदते हो, या फिर अदरवाइज जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, अदरवाइज
प्राइस जो आपका एक्सपेंडिचर होता है साइट ऑफ सोर्स, जहाँ से आप ये सब निकालोगे मिनरल्स को, ठीक है, तो उसके खर्चे को और ये जिस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है उस दोनों पर आपको ये वाला डिडक्शन 35E का नहीं मिलता है। अब बाकी जो खर्चे होते हैं उस पर मिलता है, बाकी जो खर्चे होते हैं उस पर मिलता है। अब जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो है, ये पेप का काम जो है, ये ऑपरेशन चालू किया है, अगर कोई भी ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल ऑयल होता है या फिर आपका माइन या फिर अदर नेचुरल डिपॉजिट किसी भी मिनरल का, उसके रिस्पेक्ट में आप खर्चा करते हो, तो आपका प्रीवियस ईयर और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में किया गया जो खर्चा होता है, 2 खर्चों को छोड़कर, ठीक है, तो जो भी खर्चा होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन मिनरल ऑयल का, या फिर माइन डेवलपमेंट, या फिर नेचर आपका जो डिपॉजिट्स वगैरह सब का जो कहानी है हम लोगों ने देखा था कि आपका जो है, जिसमें मैंने आपको प्लांट के डेफिनेशन में अमेंडमेंट के बारे में बताई, ठीक है, तो नेचुरल डिपॉजिट, किसी भी मिनरल को नेचुरल डिपॉजिट किया जाता है ताकि वो अपने कंडीशन में, अपनी अवस्था में बने रहे। तो डिडक्शन जो होता है वो आपका प्रीवियस ईयर जिसमें आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उस प्रीवियस ईयर से लेकर, ठीक है, उस प्रीवियस को इंक्लूड करते हुए 10 प्रीवियस ईयर तक, 10 सक्सेडिंग प्रीवियस ईयर में इक्वली आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, हर प्रीवियस ईयर का जो डिडक्शन होगा रेस्ट्रिक्टेड होगा मैक्सिमम उस प्रीवियस ईयर के इनकम तक, मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा उस प्रीवियस ईयर के इनकम तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। मतलब किसी भी कीमत में आपको उस डिडक्शन लेने की वजह से आपका नेगेटिव फिगर नहीं जाना चाहिए, लॉस का फिगर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 35E के बारे में चर्चा की। अब हम लोग बात करते हैं सर्टेन डिडक्शन 36 सबसेक्शन 1 वाला सर्टेन डिडक्शन। इसमें कुछ चीज़ों के बारे में साफ साफ डिडक्शन के लिए बोल दिया गया है, कुछ चीज़ों में आपका डिडक्शन के लिए बोल दिया गया है। अगर आप प्रीमियम पेमेंट करते हो इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में स्टॉक इन ट्रेड पर या फिर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय पर, तो उसके बारे में हम लोग कहानी देखते हैं। स्टोर्स या फिर जो भी स्टॉक इन ट्रेड के लिए जो भी आपका इंश्योरेंस लिया था आपने, उस पर प्रीमियम को चुकाने का पैसा जो भी होता है उस पर डिडक्शन मिलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मान लो कि किसी पर्सन के लाइफ पर चुकाया जाता है, ठीक है, पर्सन के लाइफ पर चुकाना है, मतलब बिजनेस में एक्सेप्ट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, ठीक है, तो वो आपका अलाउ नहीं होगा। लेकिन कीमैन मतलब स्टॉक इन ट्रेड के रिस्पेक्ट में या फिर स्टोर्स जो भी होता है उसके रिस्पेक्ट में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाने का पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी पार्टनर के लाइफ पर या फिर पर पेमेंट करते हो तो वो पर्सनल नेचर का माना जाएगा, इसीलिए उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपका डिडक्शन जो है वो अलाउड होगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर प्रीमियम इंश्योरेंस जो आपने लिया था हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय पर उस पर पेमेंट किया जाता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम मेड बाय एनी मोड अदर दैन कैश, कैश के अलावा एक्सेप्ट कैश, किसी भी, आप हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय में याद रखना, किसी भी मोड में पेमेंट करते हो अदर दैन कैश ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो तो वो आपका अलाउड हो जाएगा, जो एक्सपेंडिचर होगा ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय, बोनस या फिर कमीशन पेड टू एम्प्लॉय। तो बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय देखते के साथ आपको 43B सेक्शन याद आनी चाहिए, 43B याद आना चाहिए। इसमें हम लोगों ने जो देखा था बहुत सारे पॉइंट, जिसमें जो आपकी बेटी है मान लो, वो क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट का है, मतलब भारतीय रेलवे का है, उसको यूज़ करने के लिए जाती है, तो 43B की कहानी है। मतलब एक्चुअल पेमेंट पर कोई डिडक्शन मिलता है, तो आपकी बेटी नेचुरल जो आपका इंडियन रेलवे का रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए वो जाती है, ठीक है, तो ये 43B की कहानी में आएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय, तो बोनस और कमीशन अगर एम्प्लॉय को पे किया जाता है अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा किसी भी तरह से आप बोनस या कमीशन दे रहे हो, तो प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो, तो वो बात वो नहीं आएगा यहाँ पर। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। डिडक्शन जो होगा वो तभी भी आपको यहाँ पर अलाउ हो जाएगा भले ही आपका जो बोनस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट होता है उसके लिमिट से आप ज़्यादा पेमेंट करते हो, उसके बावजूद भी, यानी कि उस लॉ से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो बोनस और कमीशन का डिडक्शन। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी, साथ में हम लोगों ने ICDS भी देखा था, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड भी देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने पुट टू यूज़ की कहानी देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको एक सेक्शन को क्लॉज सब क्लॉज नंबर के साथ याद करने के लिए बोला था, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3, ठीक है, सेक्शन 36 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3 के बारे में।
अगर मान लो कि आपका यहाँ पर साथ में और क्या था कि ICDS 9 भी था, ICDS 9 जो कि आपके बोरोड कैपिटल के रिस्पेक्ट में बताता है। ठीक है, उसको साथ में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि बोरो के दिन से लेकर एसेट्स फर्स्ट पुट टू यूज़ तक का इंटरेस्ट जो होगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा, और पुट टू यूज़ के बाद कोई भी इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन जो है वो 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3 में मिलेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी आती है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में थोड़ी देर में हम लोग पूरी कहानी जानते हैं, या चलो यहीं पर हम लोग पूरी कहानी जानते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले 36 के सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, आपका डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड में एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, और उसमें माइनस करते हैं इशू वैल्यू, इसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है। इसको जितना भी लाइफ है जीरो कूपन बॉन्ड का जो लाइफ है, ठीक है, ये बोल के हर एक प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ जीरो कूपन बॉन्ड को इक्वली डिस्काउंट जो होगा वो अलाउड होगा। तो अब हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड की पूरी कहानी देखते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड को की पूरी कहानी देखते हैं। जो भी आपका जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3A के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये वाला आपका 3 था। अभी अभी जो हम लोगों ने देखा ये आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये क्लॉज नंबर 3 था। तो ये 3A याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जीरो को डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इनकम टैक्स की नज़रों में किसको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड किसको कहा जाता है, जो 3 कंडीशन को पूरा करे उसको इनकम टैक्स एक्ट की नज़रों में जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। इशू करने वाली कंपनी जो होगी वो इशूइंग कंपनी कौन होगी, वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी होनी चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक सेक्टर कंपनी होनी चाहिए, नहीं तो शेड्यूल बैंक होना चाहिए। तो आपका कौन कौन होना चाहिए, इशूइंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक। इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, इशूइंग कंपनी। ये लोग इशू करती है। ठीक है, दूसरी बात कि दूसरा कंडीशन क्या है कि मैच्योरिटी से पहले जो ये जीरो कूपन बॉन्ड का होल्डर होगा उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो बेनिफिट बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसका जीरो कूपन बॉन्ड का ये होना चाहिए। तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, सबको नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर कहा होगा, पूरा नोटिफाइड होना चाहिए वो जीरो कूपन बॉन्ड, तो इनकम टैक्स एक्ट की नज़रों में वो जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से पुकारा जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि मैच्योरिटी पर जो ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में, मैच्योरिटी पर जो ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में, अब जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि आपका 2 लोगों के हैंड में ट्रीटमेंट हो सकता है। एक आपकी इशूइंग कंपनी हो गई और दूसरा जो आपका होल्डर हो गया। मैच्योरिटी के टाइम पर 2 लोगों के में आपको ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा जो भी डिस्काउंट आता है यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इशूइंग वैल्यू, उसको ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, वो क्या करना है, डिडक्शन जो है वो आपको मिलता है 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3A के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो होल्डर होता है वो अगर क्या कर, यहाँ पर क्या होता है, उसका ट्रांसफ़र करते वक्त में 247 के तहत ट्रांसफ़र माना जाएगा। और अगर 12 महीने से ज़्यादा, यहाँ पर 12 महीने का होल्डिंग पीरियड होता है, 12 महीने से ज़्यादा अगर होल्ड करके रखा था तो ऐसी परिस्थिति में लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलकर 10% से टैक्सेबल होगा विदाउट इंडेक्सेशन, 10% के रेट से टैक्सेबल होगा विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर होल्डर के हैंड में और आपका जो हो गया इशूइंग कंपनी के हैंड में, इस तरह से कुछ ट्रीटमेंट होगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने डिस्काउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है, प्रीवियस ईयर में कितने आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब कितना डिडक्शन आपको मिलेगा टोटल डिस्काउंट का। तो जो भी आपका टोटल डिस्काउंट आता है इशूइंग वैल्यू माइनस मैच्योरिटी वैल्यू करके, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इशूइंग वैल्यू बोल के। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ कितना फॉल कर रहा है, नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ कितना फॉल कर रहा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, उसके बाद टोटल लाइफ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो कैलेंडर मंथ होता है उसमें अगर 15 डेज से ज़्यादा है, 15 डेज से ज़्यादा है तो उसको हम लोग एक मंथ कंसिडर करेंगे, 15 मंथ प्लस है तो उसको हम लोग एक मंथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखी। अब हम लोग वापस अपनी कहानी पे आते हैं।
हम लोग ज़ीरो कूपन बॉन्ड में कहानी पे वापस आते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब कई प्रकार के आपके फ़ंड होते हैं जिसमें आपका वेलफेयर के लिए एक मान लो कि फ़ंड बनाया, उसमें कुछ पैसा जो है एम्प्लॉई के पेमेंट में से काट लिया, ठीक है, कुछ पैसा एम्प्लॉई में से काट लिया, जनरली 50-50% होता है, और कुछ एम्प्लॉयर जो है वो दिया। तो एम्प्लॉयर ने जो दिया उसको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, और एम्प्लॉई ने जो एम्प्लॉयर अपने हिस्से का दिया उसको आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बोलोगे। जो एम्प्लॉई ने दिया, ठीक है, एम्प्लॉई ने दिया वो एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, अगर एम्प्लॉई ने दिया कंट्रीब्यूशन इस वेलफेयर फंड के लिए, सुपरनेशन फंड या फिर ग्रेचुइटी फंड वगैरह के लिए, तो ये जो भी फंड वेलफेयर के नाम पे दिया है एम्प्लॉई ने, वो सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से, कौन से क्लॉज के हिसाब से, क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से, ये सबसे पहले इनकम माना जाता है, एम्प्लॉयर का इनकम। मतलब एम्प्लॉई अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देगा किसको, एम्प्लॉयर को जाकर देगा। मान लो एम्प्लॉयर को अगर दिया तो वो सबसे पहले एम्प्लॉयर के हैंड में इनकम माना जाएगा, इनकम तो पहले पहले माना जाएगा। उसके बाद ड्यू डेट तक, मतलब अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि ड्यू डेट का मतलब 139 सबसेक्शन 1 के रिटर्न फाइल करने का डेट, 139 सबसेक्शन 1 के रिटर्न फाइल करने का डेट, यानी कि ड्यू डेट तक एम्प्लॉयर क्या करता है, जो अपना एम्प्लॉई का जो हिस्सा होता है, एम्प्लॉई के हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको जाके उस स्पेसिफाइड फंड में जमा कर देता है, ठीक है, 139 सबसेक्शन 1 के रिटर्न फाइल करने ड्यू डेट तक। तो उस सिचुएशन में उसको क्या मिलेगा, उस सिचुएशन में उसको 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर VA में डिडक्शन मिल जाएगा, क्लॉज नंबर VA में डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी फंड जो होता है वेलफेयर फंड के नाम पर, ठीक है, उसमें एम्प्लॉई भी देता है, एम्प्लॉयर भी देता है अपना अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन देता है वो अपने एम्प्लॉयर का सबसे पहले एम्प्लॉयर के हाथ का इनकम माना जाएगा। इस सेक्शन के तहत 224 इनकम को बताता है, इनकम माना जाएगा क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से। और जब पहले तो इनकम में मान लिया जाएगा, एम्प्लॉयर के इनकम में पहले बुक हो जाएगा जो भी कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉई के हिस्से का है, बाद में उसको 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर VA में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी एम्प्लॉई की कहानी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एम्प्लॉयर की कहानी चर्चा करते हैं। एम्प्लॉयर्स जो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देता है तो उसका क्या होता है, अगर मान लो कि एम्प्लॉयर जो होता है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ध्यान रहे कौन से फंड में, प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF में या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, ठीक है, ये आपका पैसा देता है तो उस पर डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, डिडक्शन मिलेगा 36 सबसेक्शन 1 के तहत। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स पेंशन स्कीम। मान लो कि कोई भी सम पेड करता है एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पेंशन स्कीम के टुवार्ड्स दे रहा है। पेंशन स्कीम बोलो तो 80CCD वाला, 80CCD, ठीक है, 80CCD डिडक्शन चैप्टर में जो हमने देखा था वो आपका अलाउड हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। जो 10% ऑफ सैलरी का एम्प्लॉई था, जैसा कि हमने कंडीशन देखा था 80CCD में, वही वाली बात यहाँ पर दोबारा से है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एम्प्लॉयर्स का जो हिस्सा होता है ग्रेचुइटी फंड का, एम्प्लॉयर्स का हिस्सा होता है वो ग्रेचुइटी फंड का अलाउड हो जाएगा अगर ग्रेचुइटी फंड सुपर एनुएशन फंड की तरह अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं वेलफेयर फंड के बारे में आता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी भी वेलफेयर फंड के नाम पर अगर आपने आपके हिस्से का, एम्प्लॉयर के हिस्से का तो रिडक्शन मिलता ही है ऐसे ही जो फंड के नाम है उसके हिसाब से, लेकिन अगर एम्प्लॉई के हिस्से की जहाँ तक बात करते हैं तो 224 के सबसेक्शन 10 में पहले उसको इनकम माना जाता है, फिर 36(1) के क्लॉज नंबर VA, ठीक है, क्लॉज नंबर VA में उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो कोई भी सम अगर रिसीव करता है एम्प्लॉयर एज ए एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे वो आपका प्रोविडेंट फंड के लिए हो, सुपर एनुएशन फंड के लिए हो या फिर किसी फंड के तहत हो जो कि आपके एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट वगैरह सब के तहत, ठीक है, वो आपका इस्टेब्लिश किया गया है या फिर अदर आपका क्या बोलते हैं वेलफेयर फंड है, ठीक है, तो उसका डिडक्शन जो है मिल जाएगा। हाईकोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयर भाई साहब अगर आपने रिटर्न फाइल करने के दिन तक जाके जमा कर दिया तो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, कुछ और कहानी देखते हैं इस चैप्टर में। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कहानी और देखते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सेक्शन आएगा, उस सेक्शन का नाम है 40A।
मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं बताऊँगा, इसलिए आपको ध्यान देना है यहीं पर, ठीक है। अब ये सेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं 40A। 40A ये वाला सेक्शन है, 40 कैपिटल ए। ये क्या बोलता है कि कुछ एक्सपेंस जो होते हैं, वो कुछ खर्चे जो होते हैं, वो किसी किसी सर्कमस्टांसेस में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, किसी किसी सर्कमस्टांसेस में इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 40A का 7 जो है, क्लॉज नंबर 7, वो आपके ग्रेचुइटी फंड के बारे में बताता है। क्लॉज नंबर 7 जो होता है वो आपके ग्रेचुइटी फंड के बारे में बताता है। और अदर जितने भी आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले फंड हो गए, जितने भी आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले हो गए, वो आपके क्लॉज नंबर 9 में आ जाते हैं, क्लॉज नंबर 9 में आ जाते हैं। तो 40A का क्लॉज नंबर 7, 40A का सबसेक्शन 9, ठीक है। तो सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 9 आप बोल सकते हो। तो ये ग्रेचुइटी फंड वाला आ जाता है 40A। तो कोई कोई खर्चे जो होते हैं किसी किसी सर्कमस्टांसेस में अलाउड नहीं होते हैं, ये बात बताई गई है। अब ये 40A का 7 जो है ग्रेचुइटी फंड के बारे में बताता है। क्या बताता है कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर मान लो कि आपने प्रोविजन बनाया है ग्रेचुइटी अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए, मतलब नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड बाय एसएससी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी टू हिज एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने कोई प्रोविजन बनाया है, किस लिए? क्योंकि अपने एम्प्लॉय को वो ग्रेचुइटी पेमेंट करना चाहता है, तो पहले तो साफ साफ मना कर दिया कि आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी बता दिया गया कि मतलब मिल जाएगा। किस केस में मिल जाएगा? अगर मान लो जब आप पेमेंट करते हो एज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो पेमेंट के वक्त में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट टू 43B, मतलब एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर आपको मिल जाएगा। दूसरा कि जो प्रोविजन आपने बनाया है वो एक्चुअली बिकम पेबल हो गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पेबल हो गया है। तो एक्चुअल पेमेंट पर या फिर पेबल अगर आपका प्रीवियस ईयर में ही हो गया है, ठीक है, पेबल प्रीवियस ईयर में ही हो गया है, यानी कि एक्यूरल बेसिस पर आपको मिलेगा, एक्यूरल बेसिस पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लो कि ये जो ग्रेचुइटी फंड है वो अनअप्रूव्ड है, या फिर मतलब अगर मान लो कि क्या बोलते हैं अनअप्रूव्ड है, तो भले ही आपने एक्चुअली से क्यों ना उसका वैल्यूएशन करवाया हो, ठीक है, एक्चुअली से वैल्यूएशन करवा के क्यों ना प्रोविजन बनाया हो, आपको फिर भी जो है अनअप्रूव्ड है तो किसी भी कीमत में आपको तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि कोई पॉलिसी लिया है LIC से, LIC को बोला है कि भैया हमारे एम्प्लॉय को आप जो है ग्रेचुइटी दे देना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो आपका एनुअल प्रीमियम होगा, एनुअल प्रीमियम आपका जनरल डिडक्शन वाले सेक्शन में, यानी कि 37 सबसेक्शन 1 में आपको अलाउ होगा, जनरल डिडक्शन वाले में 37 सबसेक्शन 1 में, मतलब जो खर्चे का कोई नहीं होता उस खर्चे का 37(1) होता है, ठीक है, 37(1) होता है। तो ये आपका जनरल खर्चे का डिडक्शन बताता है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका 37 सबसेक्शन 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि अगर आपने LIC से क्या किया है, बोला है कि भैया हमारे एम्प्लॉय को आप ग्रेचुइटी फंड आगे चल कर देना, तो उस सिचुएशन में आप जो एनुअल प्रीमियम पे करते हो वो 37 सबसेक्शन 1 में आप डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग 40A के 9 की बात करते हैं। 40A का 9 क्या बोलता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये 9 वाला हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ आपको खर्चे जो होते हैं वो कुछ परिस्थितियों में किसी सर्कमस्टांसेस में उसका डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होता है। तो ग्रेचुइटी फंड के प्रोविजन की पूरी कहानी हम लोगों ने देख ली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं 40A के 9 के बारे में, 40A के 9 के बारे में, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ठीक है। अब जहाँ तक बात हम लोग करते हैं कि ग्रेचुइटी फंड के बारे में आपका 40A का 7 अलग से दे चुका है, लेकिन अगर अदरवाइज भी इसमें इंक्लूड होता है अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसके बाद अप्रूव्ड सुपर एनिमेशन फंड, या फिर जो पेंशन स्कीम होता है 80CCD वाला, उन सब के बारे में बोला गया है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय SSC एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर मान लो कि एज ए एम्प्लॉयर आप पेमेंट करते हो तो आपको 40A का 9 क्या बोलता है, ये सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा टुवर्ड सेटिंग अप और फॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन टू फंड, ट्रस्ट, कंपनी, AOP, ठीक है, या सोसाइटी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन वगैरह सब आप ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हो? आप सेटिंग अप के लिए या फॉर्मेशन के लिए ले रहे हो, या फिर सेटिंग अप या फिर फॉर्मेशन के लिए ले रहे हो, या फिर कंट्रीब्यूशन ले रहे हो फंड, ट्रस्ट, AOP, ठीक है, फंड, ट्रस्ट या AOP, या फिर BOI, ठीक है, या फिर सोसाइटी बोलकर, ठीक है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन बोलकर। एक्सेप्ट, यहाँ पर भी आपने ये लिया है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक्सेप्शन है,
एक्सेप्ट यहाँ पर सम, ये जो पेमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का सम पेमेंट किया जा रहा है, वो किसी भी लॉ के तहत बोला गया है पेमेंट करने के लिए, किसी भी लॉ के तहत बोला गया है पेमेंट करने के लिए, या फिर वो सम पे किया जाता है अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड के रिस्पेक्ट में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के रिस्पेक्ट में, या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के रिस्पेक्ट में, या फिर आपका 80 के पेंशन स्कीम के तहत, और उसका आप डिडक्शन ले रहे हो यहाँ पर 36 सबसेक्शन 1 वाला जो कंडीशन को कंप्लाई करते हुए आप डिडक्शन ले रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी खर्चा अगर आप करते हो फॉर्मेशन या फिर कंट्रीब्यूशन किसी भी वेलफेयर फंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एम्प्लॉय के, एक्सेप्ट ये 36 सबसेक्शन 1 वाला मामला, एक्सेप्ट 36 सबसेक्शन 1 वाला मामला, तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो कुल मिला के बात वही आती है, लेकिन 40A के 9 में एक पॉइंट आपका एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। आप जस्ट एक बार इसको रीड कर सकते हो। ये 40A का 7 और 40A का 9 आप आगे बढ़ के थोड़ा सा रीड कर लो, एक दो पेजेस आप पलटोगे वीजी सर की बुक में, समरी बुक में, तो फिर आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप एक बार देख लेना कि ये चीज़ें क्या बोलती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की पूरी कहानी मिलेगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की कहानी, एम्प्लॉई जो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देता है उसकी कहानी, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि 224 क्लॉज नंबर 10 के तहत सबसे पहले वो इनकम माना जाता है। ठीक है, इनकम माना जाता है, किसका इनकम? तो एम्प्लॉयर का इनकम माना जाता है। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन देता है, एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूशन देता है तो वो सबसे पहले एम्प्लॉयर का इनकम माना जाएगा 224 के क्लॉज नंबर 10 के तहत। बाद में अकॉर्डिंगली जैसे ही वो उसको कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, किसी भी वेलफेयर फंड के लिए क्यों ना ले, बाद में कंट्रीब्यूट करेगा, उस वेलफेयर फंड में रिटर्न फाइल करने के डेट से पहले ही हाईकोर्ट ने ऐसा बोला तो 36 सबसेक्शन VA में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 36 सबसेक्शन 1 के VA में, क्लॉज नंबर VA में डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड या फिर सुपर एनुएशन फंड या फिर ग्रेचुइटी फंड या फिर अदर फंड। यहाँ तो एम्प्लॉयर की बात हम लोगों ने देखी, अब यहाँ पर बेचारा एम्प्लॉय अपने हिस्से का दे रहा है, एम्प्लॉय अपने हिस्से का दे रहा है ये सब फंड में कंट्रीब्यूशन। तो ये सबसे पहले 224 का क्लॉज नंबर 10 में एम्प्लॉयर का इनकम माना जाएगा। इनकम में इंक्लूड होगा कोई भी सम रिसीव्ड एसएससी के द्वारा, एसएससी कोई भी सम रिसीव करता है अपने एम्प्लॉई से, ठीक है, उस एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन के नाम पर प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में या फिर अदर फंड जो है सेटअप किया जाता है ESI एक्ट के तहत, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत, या फिर अदर वेलफेयर फंड एम्प्लॉई के लिए बनाया गया है। उसके बाद में आगे चल के बोला गया है 36 क्लॉज नंबर 1 का VA, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी रखा है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। डिडक्शन अलाउड हो जाएगा कोई भी सम रिसीव किया जाता है एसएससी के द्वारा अपने एम्प्लॉय से, उसके कंट्रीब्यूशन के तौर पर इन सब चीज़ों के नाम पे कंट्रीब्यूशन लिया है, और आप क्या करते हो, उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है, ड्यू डेट से पहले ही रिलेवेंट फंड अकाउंट में। ठीक है, ड्यू डेट का मतलब यहाँ पर हाईकोर्ट ने बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, ध्यान रहे, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्यू डेट का मतलब बोला था कि रिटर्न फाइल करने से पहले ही आप जमा कर देते हो, तो दिल्ली हाईकोर्ट में केवल आप याद रख सकते हो 139 डेट से पहले ही एम्प्लॉयर भाई साहब आपने जमा कर दिया तो आपको बतौर एम्प्लॉयर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा फिर से उसके बारे में बताया जाता है। तो अगर गौर से देखो तो कई सारी बातें एक साथ सेक्शन आती है। एक आता है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर VA, ठीक है। उसके बाद हम लोग जहाँ तक बात करते हैं उसके साथ आपका आता है 40 क्लॉज नंबर A, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल पेमेंट वाला सेक्शन 43B, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं इन सारे सेक्शंस को एक साथ जो है एक बार रीड करते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है। ये सारे सेक्शन हमें आगे चल के देखने भी हैं, लेकिन क्योंकि ये अलग से भी दिया हुआ है इसकी वजह से हम लोग एक बार देख रहे हैं। तो ये 36 सबसेक्शन 1 का V यानी कि 36 वाला डिडक्शन जो होता है वो, उसके बाद 40 में का सबसेक्शन A यानी कि डिसअलाउंस वाला ये सेक्शन है। ये 40 का A ये आपको क्या बोलता है, इसमें हम लोगों ने 7 और 9 देखा, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में डिसअलाउ हो जाता है। और 43B जिसमें बोला कि आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, यानी कि यहाँ पर हमने क्या बोला था, बेटी जो है आपकी बेटी क्या करती है, वो आपका रेलवे का एसेट्स यूज़ करने के लिए, ठीक है, जाती है। तो ये कहानी जो हम लोग देखेंगे एक्चुअल पेमेंट वाला जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, वहाँ पर ये कहानी भी आपको वापस से सुनने को मिल जाएगी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में ये सारे सेक्शन को मिला के अगर एक साथ देखते हैं तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड अलाउ हो जाएगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई
किया जाता है? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, फंड जो होता है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए। पहली बात तो है वो जो ग्रेचुइटी फंड है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो अरेंजमेंट होना चाहिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। कोई भी पेमेंट जो होता है, ठीक है, अगर मान लो ये जो फंड होता है वो आपका टैक्सेबल होता है बतौर सैलरी में, टैक्सेबल होता है सैलरी में, ठीक है, तो उसके लिए टीडीएस काटने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। टैक्सेबल होता है कोई भी फंड जो होता है परक्विजिट बोलकर या फिर अदरवाइज, तो उस सिचुएशन में टीडीएस काटने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर आती है 43 बी की। 43 क्या बोलता है, डिडक्शन जो होगा वो अलाउ होगा उस ईयर में जिस ईयर में लायबिलिटी इनकर्ड किया गया है, मतलब पे किया गया है, रिटर्न फाइल करने के डेट से पहले पहले जाकर पेमेंट किया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने 40A का 7 जो है ग्रेचुइटी के रिस्पेक्ट में देखा ही था, ठीक है, और अदर के रिस्पेक्ट में 40A का सबसेक्शन 9 देखा था। अब जहाँ तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आता है आपका एक 36 सबसेक्शन 1 आएगा, दूसरा आपका 40 सबसेक्शन ए का डिसअलाउंस आएगा, उसके बाद 40A का 9 आएगा, उसके बाद 43B एक्चुअल पेमेंट वाला सेक्शन आएगा। इन सबको साथ में रीड करते हैं तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर के हिस्से का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में या फिर अदर वेलफेयर फंड में, उसका डिडक्शन मिलेगा कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब। अब क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब? ग्रेचुइटी फंड वाले में बोला अप्रूव्ड होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया फंड जो होगा वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना चाहिए या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड होना चाहिए। अब ये रिकॉग्नाइजेशन वगैरह सब कौन देता है? ये या तो आपका चीफ कमिश्नर देता है या फिर कमिश्नर देता है, चीफ कमिश्नर देता है या फिर कमिश्नर देता है। दूसरी बात यहाँ पर भी बोली गई है कि अगर मान लो कि क्या बोलते हैं टैक्सेबल एज सैलरी है तो उस सिचुएशन में टीडीएस काटने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद 40A के सबसेक्शन 9 को हम लोगों ने देखा ही था कि डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड ट्रस्ट या सोसाइटी के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो 43B एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर आपका जो है एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो एक्सेप्शन 40A का सबसेक्शन 9 देखा था, इसमें हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शन देखी थी कि अगर पेमेंट किसी भी लॉ के तहत बोला गया है पेमेंट करना है या फिर आपका पेमेंट किया जाता है अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में या अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या फिर पेंशन स्कीम के तहत जो 80CCD वाला होता है, यानी कि 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज को पूरा करते हुए। तो घुमा फिरा के बात एक ही चीज़ होती है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वापस आते हैं 36 सबसेक्शन 1 के बारे में अपनी चर्चा। ये जो हमारी चर्चा थी वो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में एक ही साथ सारी बातें जो है वो आपको मिल जाए, इसकी वजह से हमने एक ही साथ सारी बातों को देख लिया, ताकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जहाँ भी आए तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ये वर्ड जहाँ भी आए तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में जो कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन जो है वो बताए गए हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन सा सेक्शन होता है, जिस खर्चे को कहीं पर जगह नहीं मिलती है वो 37 सब सेक्शन 1 में अपना जगह खोजने के लिए जाता है। ये जनरल डिडक्शन के बारे में बताता है, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका 37 सब सेक्शन 1 होता है, उसका 37 सबसेक्शन 1 होता है। मैं जानबूझ के ऐसी सी बातें बोलता हूँ ताकि आपको जो है कुछ हद तक याद हो जाए ये सारे सेक्शंस, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सेक्शन वाइज सब सेक्शन वाइज आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उतने ही लिमिटेड सेक्शंस को मैं आपको याद करवाता हूँ जो ज़रूरी लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एनिमल का बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अदरवाइज दैन स्टॉक इन ट्रेड, अदरवाइज दैन स्टॉक इन ट्रेड, तो अगर मान लो कि एनिमल के रिस्पेक्ट में अगर स्टॉक इन ट्रेड की बात है तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। अगर मान लो कि एनिमल जो होता है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिजनेस के लिए अदरवाइज दैन स्टॉक इन ट्रेड, और वो मर जाता है या फिर परमानेंटली यूजलेस हो जाता है, उस पर्पस के लिए अब काम का आपके लिए नहीं रहा, तो एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट था या और सेल जितने में आप उसको बेचोगे तो सेल वैल्यू जो होगा और जितने में आपका एक्चुअल कॉस्ट है, जितने में आप खरीदा था आपने, ठीक है, तो रिलाइज्ड ऑन सेल अगर कुछ भी होता है तो उसको यहाँ पर 36 सबसेक्शन 1 में आपका डिडक्शन मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन जो होगा वो एनिमल पर कभी भी आपको बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हो तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो एनिमल पे कभी भी नहीं अलाउ किया जा सकता है। अब जहाँ तक हम लोग बैड डेट्स की बात करते हैं
बैड डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लो कुछ कंडीशन को पूरा कर देते हो तो बैड डेट्स पर डिडक्शन मिल जाता है। कुछ कंडीशन को पूरा कर देते हो तो बैड डेट्स का डिडक्शन मिल जाता है। 36 सबसेक्शन 1 बोलता है कि बैड डेट्स का डिडक्शन मिल जाता है। अगर बैड डेट्स जो होता है वो आपका रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए इरिवोकेबल की तरह, ठीक है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, तो उस तरह से इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कंडीशन रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। प्रीवियस ईयर में जिसमें डिडक्शन आप क्लेम करते हो उस प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ करना पड़ेगा, पहला कंडीशन तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में आता है, जो बैड डेट्स जो होगा वो शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। जब किसी भी प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, अभी तो आप राइट ऑफ कर रहे हो, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आपने यहाँ पर क्या किया हो, मतलब आपने इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज किया हो, इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज किया हो, या फिर आपका अगर आपने लोन वगैरह सब देने वाली कंपनी हो, लेंडिंग कंपनी हो या फिर बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, तो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मनी लेंड बोलकर रिकॉग्नाइज किया हो। अब ऑलरेडी इनकम बोलकर कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज होना चाहिए, द डेट शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर यानी कि करंट प्रीवियस ईयर या किसी न किसी प्रीवियस ईयर में। तो पहला कंडीशन राइट ऑफ करना है, दूसरा कंडीशन किसी न किसी प्रीवियस ईयर का आपको इनकम जो है वो मानकर कंसिडर करना है। तो ये दो कंडीशन पूरा करने पर 36 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आपका इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड भी आता है, ICDS भी आता है, उसके बारे में हम अपनी चर्चा करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर दो कंडीशन हम लोगों ने देखा, एक राइट ऑफ वाला कंडीशन और दूसरा हम लोगों ने देखा कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर का इनकम या फिर मनी लेंडिंग और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ICDS होता है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला ICDS, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, वो बोलता है कि आपको क्या करना है, मतलब क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वगैरह सब नहीं करना है, ठीक है, उसके कारण से ये राइट ऑफ वाला कंडीशन को पूरा नहीं किया जा सके। तो ICDS के रिस्पेक्ट में एक्चुअली सर्कुलर बोलता है, ठीक है, बोर्ड का सर्कुलर है, वो सर्कुलर बोलता है कि ICDS को कंप्लाई करने के चक्कर में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से बैड डेट्स को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है तो भी डिडक्शन जो है 36 सबसेक्शन 1 वाला रुकेगा नहीं, वो अलाउ हो जाएगा, रुकेगा नहीं, वो अलाउ हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि हमारा एक मतलब ये जो बैड डेट्स का जो है आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कब नहीं मिलेगा, जब आपने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अकाउंट को डेबिट किया है, ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन को क्लेम करने के लिए डेटर जो होता है, डेटर को बाय नेम रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ बाय नेम डेटर्स को करना पड़ेगा, ठीक है, ना कि आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करके आप ऐसा कर सकते हो। डेट जो होता है वो एक्चुअली में बैड हो गया हो, ये प्रूफ करने की ज़रूरत जो होती है वो नहीं है डिडक्शन लेने के लिए, ठीक है, इस बात को एस्टेब्लिश या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा डेट था वो एक्चुअली में बैड हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने रिटर्न ऑफ कर लिया, ये 36 सबसेक्शन 1 के तहत किसी प्रीवियस ईयर में आपने रिटर्न ऑफ कर लिया था, बाद में जाकर आपका रिकवर हो जाता है, तो 41 का सबसेक्शन 4 डीम्ड इनकम के बारे में बताता है कि अगर पहले किसी प्रीवियस ईयर में बैड डेट्स का डिडक्शन आपने ले रखा था जो कि आगे चलकर रिकवर हो गया, तो जिस प्रीवियस ईयर में रिकवर हुआ है उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा। ये आपका ये टैक्सेबिलिटी तभी भी अप्लाई होगा जब एसएससी के हैंड में उसका बिजनेस, मतलब एसएससी का बिजनेस जो है बंद हो चुका है रिकवरी वाले प्रीवियस ईयर में, उसके बावजूद भी आपका ये प्रोविजन जो है वो अप्लाई होगा। उसके बाद हम लोग दो केसेस देखते हैं, एक पीके काइमल का केस और दूसरा आपका वीरभद्र राव का केस। तो ये जो पीके काइमल है, ठीक है, आपको ये ध्यान रख सकते हो आप, पीके काइमल मतलब पीके काइमल, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, जैसे मराठी में बोलते हैं काय करतो, ठीक है, तो काय मल, पीके करके काय मल, तो क्या मल रहे हो, तो जो कहानी मैंने आपको बताई थी पीके काइमल की कहानी, ठीक है, तो पीके काइमल के केस में क्या बोला गया कि जो पर्सन डिडक्शन क्लेम कर चुका है उसी पर्सन के हैंड में अगर रिकवर होता है तभी 41 का सबसेक्शन 4 अप्लाई होगा, ठीक है। वीरभद्र राव का केस एक आपका आता है। वीरभद्र राव क्या बोलता है कि अगर मान लो सक्सेशन हो गया, सक्सेशन होने के कारण बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया है, जैसे अमालगमेशन डीमर्जर कंपनी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में सक्सेशन के रिस्पेक्ट में अगर प्रीवियस
के हाथ में, मतलब जो प्रीवियस ओनर था उसके हैंड में इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज किया था, और इसके हैंड में भी बैड डेट्स बोलकर राइट ऑफ किया जा सकता है, सक्सेसर के हैंड में भी बैड डेट्स बोलकर आपका राइट ऑफ किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली 36 सबसेक्शन 1 में डिडक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्टेन डिडक्शन 36 सबसेक्शन 1 के बारे में, बाकी सारे डिडक्शन की चर्चा। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, कंपनी एसएससी, कौन एसएससी, तो यहाँ पर कंपनी एसएससी होनी चाहिए, वो अपने एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में बोनाफाइड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होता है, तो जिस एक्सपेंस करने वाले प्रीवियस ईयर में, और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है फैमिली प्लानिंग के नाम पर, तो उस सिचुएशन में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस एक्चुअली किया है, तो 1/5 यानी कि 5 इक्वल प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस एक्चुअली इनकर्ड किया है। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में, अगर मान लो इक्विटी शेयर या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा था, मतलब बतौर बिजनेस आपने इस ट्रांसफ़र किया है, तो ठीक है, एज ए स्टॉक इन ट्रेड करके आपने रखा था, तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपका शेयर या फिर आपका यूनिट्स जिस पर आप एक एसटीटी पे कर रहे हो वो बतौर स्टॉक इन ट्रेड आपने होल्ड करके रखा था, ना कि बतौर कैपिटल एसेट्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि कमोडिटी को अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल के हेल्ड करके रखा था, तो उस ट्रांजैक्शन पर जो ये वाला सीटीटी आप पे करते हो कमोडिटी ट्रांजैक्शन पे टैक्स, तो उस पर आपका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका परचेज ऑफ शुगर केन के बारे में कहानी। 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 17 में ये बात दी गई है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि शुगर का मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में इंगेज्ड होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर एसएससी कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर कौन था, कंपनी था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुगर का मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में इंगेज होता है, वो अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइस पर, किसके प्राइस पर, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड होना चाहिए, इनका प्राइस पहले से गवर्नमेंट अप्रूव करके रखनी चाहिए, उस प्राइस पर या उससे कम पर शुगर केन खरीदता है, तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है शुगर बनाने का, उससे कम प्राइस पर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइस पर या उससे कम प्राइस पर शुगर केन खरीदता है, ठीक है, तो शुगर को बनाने के लिए शुगर केन खरीदता है, तो उसको शुगर केन एक्सपेंस पर डिडक्शन मिल जाएगा 36 सबसेक्शन 1 के तहत, 36 सबसेक्शन 1 के तहत डिडक्शन मिल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कहानी देखी आपका क्या बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में, सर्टेन डिडक्शन के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद आता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड की कहानी जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आपका आता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड हम लोग इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।